हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, उसमें उसमें हम लोगों का एंटीजन एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है और इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर किस टाइप से प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। इम्यूनिटी क्या होती है, मतलब प्रतिरक्षा क्या होती है। तो प्रतिरक्षा मतलब किसी रोग से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। मतलब डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इम्यूनिटी। ठीक है ना। मतलब जब हम लोग कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन इंटर करता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट, उस एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर किस प्रकार से रिस्पॉन्स शो करता है, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी पर्सन टू पर्सन वेरिएबल होती है। पर्सन टू पर्सन मतलब सभी लोगों की इम्यूनिटी एक जैसे नहीं होती। किसी की इम्यूनिटी बहुत पावरफुल होती है, किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। और ये इम्यूनिटी जो रहती है ये हमें बर्थ से भी मिलती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसी इम्यूनिटी को दो प्रकार में बांटा गया है। मतलब दो टाइप की इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर होती है। एक होती इन्नेट, जिसको हम लोग हिंदी में जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। इसको सहज प्रतिरक्षा भी कहते हैं। एक होती उपार्जित प्रतिरक्षा, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। और ये चूंकि हमारे शरीर के एडाप्टेशन से भी डेवलप होती है, इसलिए इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो दो प्रकार की इम्यूनिटी हो गई। एक हो गई हिंदी में सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा को इन्नेट जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं हिंदी में। और आपकी जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसको अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में हो जाएगा इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होगी एडाप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब जो इम्यूनिटी का जो साइंस है वो मैं पहले भी आपको प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको बता चुका हूं कि इम्यूनिटी का जो साइंस है वो इम्यूनोलॉजी कहलाता है। और इसके लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम है उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो जो इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी का 2 नंबर में क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया ऐसा आता है, जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है, व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और कभी कभी 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते प्रतिरक्षा क्या है, व्हाट इज इम्यूनिटी। और फिर बड़ा प्रश्न आता है तो वो ये पूछ लेते हैं कि जो आपका सहज प्रतिरक्षा और अनुकूली प्रतिरक्षा में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी या इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं बार बार कह रहा हूं, दो दो शब्द है इसलिए बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप याद रखें कि सहज प्रतिरक्षा को ही जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। मतलब इन्नेट को ही, इन्नेट इम्यूनिटी को इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ कहते हैं। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसी को एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंस आपको समझाता हूं, जो कि एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये लगभग पूछा ही जाता है बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर। और अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो इससे आपके 1-2 क्वेश्चन छोटे छोटे और भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि इम्यूनिटी की डेफिनेशन,
और इम्यूनिटी जो है आपकी वो दो टाइप की होती है, एक इन्नेट और एक होती है एक्वायर्ड, मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है ना, वो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट से समझते हैं। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है या जिसको हम लोग सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, वो बर्थ से होती है। बर्थ मतलब जन्म से होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तब बहुत सारे इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो मदर से चाइल्ड में वाया प्लेसेंटा भी जाते हैं, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू भी इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये हम लोग अपनी लाइफ टाइम के दौरान, जब हमारा पूरा थ्रू आउट हमारी लाइफ चलती रहती है, अलग अलग एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते रहते हैं, उन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थ्रू आउट लाइफ, मतलब जीवन पर्यंत विकसित होती है, ठीक है। फिर जो इन्नेट इम्यूनिटी रहती है, जो सहज प्रतिरक्षा होती है, इसमें किसी एंटीजन का शरीर में प्रविष्ट होना आवश्यक नहीं, क्योंकि ये तो हमें बर्थ से मिली, हमारे पेरेंट्स से, माता पिता से मिलती है हमें, है ना। तो इसके लिए कोई एंटीजन, मतलब कोई स्पेसिफिक एंटीजन का हमारी बॉडी के अंदर इंटर होना जरूरी नहीं। ये इटसेल्फ, जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको कि जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, मतलब उसका पार्चुरेशन होता है, और जैसे ही उसका बर्थ होता है तो उसको मदर फीडिंग करवाती, ब्रेस्ट फीडिंग। जब उसे ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराती है तो उसके जो ब्रेस्ट से जो सबसे पहला जो मिल्क सीक्रेट होता है, उस मिल्क में कोलेस्ट्रम रहता है। उस कोलेस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज होती है, और वो एंटीबॉडीज जो रहती है उस बच्चे को इम्यूनिटी डेवलप कर, उस बच्चे को बर्थ के 6 मंथ तक, मतलब बर्थ के 6 माह तक, जब तक बच्चे के अंदर पूरा इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे उस समय उसके अंदर जब जितने भी एंटीजन उसके अंदर शरीर के अंदर एंटर करेंगे, उन एंटीजन को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसके लिए एंटीजन का शरीर में प्रविष्ट होना आवश्यक नहीं, वो तो खुद ही शरीर के अंदर हमारे बर्थ से हमारे अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीजन का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, मतलब वी शुड एक्सपोज टूवर्ड एंटीजन, मतलब एक एंटीजन का हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होना बहुत जरूरी है। वो एंटीजन मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं, ठीक है, या इनके टॉक्साइड्स हो सकते हैं, इनके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, उनका हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना आवश्यक है, किस इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। फिर तीसरा जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब कोई पर्टिकुलर किसी एंटीजन के लिए नहीं। जैसे मैंने अभी आपको एंटीजन की अलग अलग कैटेगरी बताई, वायरस एज ए एंटीजन, बैक्टीरिया एज ए एंटीजन, फंजाई एज ए एंटीजन, एलर्जन एज ए एंटीजन। इसके लिए एंटीजन का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं होना जरूरी, वो सबके अगेंस्ट काम करेगी। मतलब भले वायरस घुसे, बैक्टीरिया घुसे शरीर में, फंजाई, एलर्जेंस कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सपोज करेगा, उसके अंदर ये एंटीजन के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी वर्क करेगी। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही होगी। भले वो पहले जैसे वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अलग बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ये जो इन्नेट इम्यूनिटी रहती है, ये त्वरित होती है, मतलब इमीडिएट होती है, मतलब शॉर्ट टर्म रहती है। शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालिक समय के लिए, जैसे ही एंटीजन का एक्सपोजर हुआ बॉडी में या कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन करेगी और इम्यूनोजेनिक रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी,
प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्पन्न करेगी, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, मतलब लंबे समय तक उसका इफेक्ट नहीं होगा। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये डिलेड होती है, मतलब धीरे धीरे होती है, बट इसका इफेक्ट जो रहता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब इसका जो प्रभाव होता है वो दीर्घकालिक होता है। मतलब ये अल्पकालिक होती है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दीर्घकालिक होती है। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी रहती है, इसके लिए बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में कोई मेमोरी सेल नहीं रहती। मेमोरी सेल मतलब हमारे ब्लड में किसी टाइप की उसके लिए स्मृति या मेमोरी कोशिकाएं नहीं रहती कि वो एंटीजन जब सेकंड टाइम हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था, एंटीबॉडी पढ़ाई थी जब। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें मेमोरी सेल रहती है, उनको टी सेल और बी सेल कहते हैं, ठीक है ना। बी सेल की जो प्लाज्मा सेल होती है वो प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल के रूप में काम करती है। जब पहली बार एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो फर्स्ट टाइम में उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट सेम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर डबल से इंटर करेगा, डबल से हमारी बॉडी में उसका एक्सपोजर होगा तो इम्यूनिटी इमीडिएट उत्पन्न होगी, और वो जो मेमोरी सेल है वो मेमोरी सेल तुरंत ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके उन एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये इनके अंदर इनके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में या एडाप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स होती है जिनको बी सेल और उनकी प्रोजेनी प्लाज्मा सेल कहते हैं। इसके बाद इसमें जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसमें फिजिकल बैरियर भी रहते हैं। फिजिकल बैरियर मतलब भौतिक अवरोधक, जैसे स्किन है अपनी, है ना, नाक के अंदर म्यूकस होता है, इसके अलावा अपने जो बकल कैविटी है उसमें सलाइवा है ना, लार है, हमारे जो ईयर है, हमारे जो आँख जो कान होते हैं उन कान के अंदर सेरुमेन है, सेरुमिनस ग्लैंड। ईयर जो आईज है इसमें आपका लेक्रामल ग्लैंड है, वो टीयर सिक्रेट करेगी। तो इसके लिए फिजिकल बैरियर के रूप में स्किन, सेलाइवा, म्यूकस, है ना, सेरुमेन, है ना, ये सब इसमें फिजिकल बैरियर के रूप में काम करेंगे। मतलब दे प्रिवेंट द एंटीजन टू एंटर इन अवर बॉडी, मतलब दे ट्राई टू मेक, मतलब मैक्सिमम कोशिश करते हैं वो कि हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन ना करे, एंटर हो। वो अगर कर भी रहा है तो वो उस पर्टिकुलर फिजिकल लोकेलिटी में ही डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब जैसे सपोज करो कोई एलर्जन है, वो हमारी नाक से हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो नाक में म्यूकस है, तो म्यूकस में जो केमिकल सब्सटेंस है वो उसे रोकेगा, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना करे। हमारे मुंह में, हमारी बकल कैविटी में सलाइवा है, सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम है, वो प्रिवेंट करेगा कि वो लाइसोजाइम एंजाइम बकल कैविटी में ही उस हार्मफुल पैथोजन को, उस रोगजनक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दे। तो ऐसे फिजिकल बैरियर्स इस सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी में होते हैं। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है इसमें फिजिकल बैरियर नहीं होते, इसमें आपके टी सेल्स और बी सेल्स होती है, मतलब लिम्फोसाइट सेल्स होती है हमारी टी सेल और बी सेल। इसके बाद ये जो इन्नेट इम्यूनिटी रहती है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब ये माता पिता से संततियों में जनरेशन आफ्टर जनरेशन वंशानुगत होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे मान के चलो पेरेंट्स को किसी कोल्ड के प्रति उनका बहुत सेंसिटिविटी है शरीर में, मतलब शीत के प्रति, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ठंडे तापमान के प्रति, मतलब कोई पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस के प्रति, तो 100% उनके बच्चे में भी वो फैक्टर जाएगा, उनका बच्चा भी जो रहेगा उसके अगेंस्ट वो सेंसिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे अंदर हमारे माता पिता से आती है। अच्छी इम्यूनिटी भी आती है और पुअर इम्यूनिटी भी आई। यदि माता पिता की इम्यूनिटी अच्छी है तो बच्चा स्ट्रांग पैदा होगा, और अगर माता पिता की इम्यूनिटी वीकेंड है, मतलब कमजोर है, तो बच्चे में भी इम्यूनिटी पुअर आएगी, ठीक है ना। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो इनहेरिटेबल नहीं, मतलब हेरिटेबल नहीं होती, मतलब वो जैसे मान के चलो मैंने मान के चलो मैं माई सेल्फ मैंने बीसीजी का वैक्सीन लगवाया अपने अंदर,
तो बीसीजी का वैक्सीन मैंने लगाया, इसलिए लगवाया कि मुझे टीबी से बचना था। मैंने डीपीटी का वैक्सीन लगाया क्योंकि मुझे 3 बीमारियों से बचना था, डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टिटेनस। मैंने पोलियो का वैक्सीन लिया तो मुझे पोलियो से बचना था। मैंने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का वैक्सीन लिया, मुझे इनसे बचना था। मैंने हेपेटाइटिस का वैक्सीन लिया तो मुझे हेपेटाइटिस से बचना था। तो वो उस वैक्सीन के कारण मेरी इम्यूनिटी सेटअप हुई, वो मैंने अपने एक्वायर्ड करी मैंने वैक्सीनेशन के द्वारा। अब वो जब नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग्स आएगी, ऐसा थोड़ी कि उनको पोलियो का वैक्सीन नहीं लगवाना पड़ेगा, बीसीजी का नहीं लगवाना पड़ेगा, डीपीटी का नहीं लगवाना पड़ेगा, हेपेटाइटिस का नहीं लगवाना पड़ेगा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रूबेला, इनके नहीं लगवाना पड़ेगा, उनको भी लगवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हेरिटेबल नहीं, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है या एडाप्टिव इम्यूनिटी रहती है, ये नॉन हेरिटेबल होती है, मतलब वंशानुगत नहीं होती। इनेट इम्यूनिटी लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, सभी जीवधारियों में। आप इमेजिन करो, हम लोग तो बहुत हाइजीन से रहते हैं, हम मकानों में रहते हैं, सबसे बड़ा हमारा, हमने अपने सुरक्षा के लिए मकान बना लिया, फिर उसके बाद हम कपड़े पहनते हैं, फिर हम लोग क्या काम करते, साफ सुथरे बर्तनों में रखा हुआ पानी पीते हैं, अच्छे से पकाया हुआ खाना खाते हैं, और खाना खाते समय भी अपने, हमारा जो सराउंडिंग है जहाँ हम खाना खाते हैं वहां पे उसको साफ सुथरा करते हैं, अपने हाथों को हैंड वॉश करते हैं, इतने सारे सुरक्षा जतन अपनाते हैं हम लोग। अब आप सोचो, बहुत सारे एनिमल है, जैसे डॉग्स है, बफेलो है, काऊ है, वो भी हमारी तरह ही ऑर्गेनिज्म ही है, वो भी हमारा तरह जीवित है। क्या उनके अंदर इस टाइप का है क्या मैकेनिज्म? नहीं। तो क्या वो लोग, उनके अंदर एंटीजन इंटर नहीं करते होंगे? क्या उनको पैथोजन इंटर नहीं करते होंगे? करते होंगे, 100% करेंगे। बट उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो उससे, मतलब उसको, वो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसा सपोज करो एक कुत्ता है, उस कुत्ते को बहुत बार किसी ने मारा और उसे घाव लग गया, तो वो अगर मान लो स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट डॉग मतलब हमारे गली का कुत्ता है, और उसका घाव, मतलब उसका मांस निकल गया, उसकी चमड़ी निकल गई, स्किन निकल गई, आप देखना उस घाव को कुत्ता अपनी जीवान से टच कर करके ही उसको भर लेता है। मतलब वो धीरे धीरे उसके उसमें बैक्टीरिया ना डेवलप हो तो उससे लार से ही वो ठीक कर लेता अपने आप। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है इननेट। और ये केवल जो वर्टिब्रेट होते हैं, जो आपके जिनमें जबड़े रहते हैं, जबड़े हालांकि कुत्तों में भी रहते हैं, तो इनमें भी है ये, तो ठीक है ना। तो जॉड वर्टिब्रेट में आपके आ जाते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, मतलब जिनमें जबड़े रहते हैं। तो ये जॉड वर्टिब्रेट्स में होती है, मतलब जबड़े युक्त कशेरुकी जंतुओं में। और ये सभी में रहेगी, सभी में, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में भी रहेगी और वर्टिब्रेट्स में भी रहेगी। और ये केवल कौन से वर्टिब्रेट एनिमल में रहेगी? जो जॉड है, मतलब जो जबड़े वाले हैं। तो ये आपका इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कंपैरिजन था, तुलना थी, मतलब सहज प्रतिरक्षा और अनुकूली प्रतिरक्षा में तुलना थी। इसके अलावा जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर 2 टाइप की होती है। एक होती कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा और एक होती एंटीबॉडी माध्यमिक प्रतिरक्षा, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, ह्यूमरल प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इन दोनों में भी अपने कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है ना। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रहती है ना, उसमें टी सेल का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब सीधे उसमें टी सेल ही उस एंटीजन से रिएक्शन करेगी, है ना। और जो एंटीबॉडी जो मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसमें बी सेल रहेगी, वो बी सेल सबसे पहले उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी, फिर वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से रिएक्शन करेगी और फिर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स हो करेगी। तो ये आपका सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी से कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा और ह्यूमरल माध्यमिक प्रतिरक्षा, और इसी को ह्यूमरल को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के वो 2 टाइप होते हैं, एक तो CMI और एक होती AMI, है ना। इसके कितने टाइप हो गए? एक तो हो गई आपकी CMI और एक हो गई आपकी AMI,
CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और AMI का मतलब होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आज का। कौन सा था? इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या प्रमुख अंतर होते हैं, ये परीक्षा के अंदर आता है। और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। इम्यूनिटी की डेफिनेशन भी आ सकती है, इन दोनों की भी अलग अलग परिभाषा आ सकती है, इननेट और एक्वायर्ड की, ठीक है ना। और आपको ये भी बता दिया मैंने कि टी सेल और बी सेल के क्या फंक्शन होते हैं। अभी ये तो पहले ही बता दिए थे, पर आज आपका डबल रिवीजन करवा दिया, ठीक है ना। तो आपको ये आई थिंक समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।